38 हुआ चाहते हैं। 3 मिनट ताखीर के साथ आपके सामने आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के। हर सुबह आपके सामने आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें, हालात वाक़ात से बाखबर करें। जम्मू कश्मीर से लेकर शुरुआत करें तो मुल्क की तमाम तर सियासी सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएं। न सिर्फ मुल्क की सियासत से आपको बाखबर करें बल्कि आलमी सतह पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहती है, और मौका मिलता है तो आपसे गुफ्तगू भी करते हैं, यानी हमारी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए से आप बात करते हैं, हमारे साथ मामलात मसाइल को उठाकर हुकूमती इदारों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर खबर, तजिया, तबसरा आप देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और आपकी और हमारे बीच में ये तमाम ज़राया राब्ते को मज़ीद बेहतर और मजबूत करते हैं। आप अपनी आरा हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा और हमारे साथ हमारी फ़ोन लाइन्स पर भी ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन आज एक के बाद एक बड़ी खबर आने से पहले जरा सबसे पहले 12 दिसंबर की तारीख के पन्नों को खंगालने की कोशिश करते हैं, यानी 12 दिसंबर माजी में क्या कुछ हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है। सबसे पहले फटाफट से उस पर एक नजर डालेंगे और उसके बाद एक के बाद एक बड़ी खबर मौसम के मिजाज से लेकर सियासी मिजाज में क्या कुछ है आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद आसिफ रशीद। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और बहुत बहुत स्वागत आप सबका। 12 तारीख की नई सुबह का आगाज़। कुछ इलाकों में ठंड, कुछ इलाकों में ठंड का असर कम, लेकिन ज़रूर आप गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे होंगे। दीगर कामकाज में जहां पर मसरूफ़ है वहां पर ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचेंगी। पिछले 24 घंटों में जो कुछ सूरत हाल रही वो आपके सामने, और आइंदा 24 घंटों में या दिन भर क्या होने वाला है, हुकूमती सतह पर इक़दामात और आवाम के तासुरात, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। एक एक करके हम इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस गुफ्तगू शरीद से कबल आपके सामने हमने तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख के आईने में ख़ास क्या है वो बताना है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज़ करेंगे। इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं तो गुज़श्ता रोज़ 11 तारीख को एक और तारीख बनी, लेकिन 12 तारीख क्या कुछ कहती है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कौन से इंसिडेंट्स हैं। सबसे पहले शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आप देखेंगे तो आज के दिन की तारीख प्ले कर दीजिएगा ज़रा। 12 दिसंबर को कई अहम तरीन ऐसे वाक़यात हुए हैं जो हिंदुस्तान की तारीख में सर फहरिस्त है या आलमी तारीख में। हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत कलकत्ता से दिल्ली आज मुंतकिल करने का ऑफिशियली फैसला हुआ और 112 बरस इस फैसले को हो चुके हैं। 1911 में आज के दिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 12 दिसंबर को यह फैसला हुआ। 1800 में आज ही के दिन वाशिंगटन डीसी को अमेरिका का दारुल हुकूमत बनाया गया, ये भी आज के दिन फैसला था। और एक तरफ हिंदुस्तान में तो दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर यूएस ने अपना बड़ा फैसला लिया, वाशिंगटन डीसी को आज के दिन अपना नेशनल कैपिटल घोषित किया, ऐलान किया। 1755 में आज ही के दिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार जज़ायर निकोबार पर हमला किया। यह पहला ऐसा मौका था अंडमान के साथ लगने वाला निकोबार जिस पर पहली बार किसी मुल्क की तरफ से या किसी मुल्क की अथॉरिटी की तरफ से इस तरीके से हमला किया गया। 1755 में आज के दिन यहां पर काबिज अफवाज सरगर्म हुई। 1884 में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान आज ही के दिन सेंट जॉर्ज स्टेडियम में खेला गया और यह क्रिकेट की तारीख में पहला मुकाबला था जो इन दोनों ताकतों के या इन दो मुल्कों के दरमियान खेला गया। साल 1911 था जब जॉर्ज पंजिम और मैरी हिंदुस्तान के शहंशाह के तौर पर हिंदुस्तान आए। आज के दिन 12 दिसंबर 2001 में भारत ने नेपाल को 2 चीता हेलीकॉप्टर और असलहा दिया और ऑफिशियल कंफर्मेशन आज ही के दिन हुई। यानी 22 बरस कबल नेपाल के साथ भी एक बेहतर हमसाया होने का जो सबूत पेश करने की कोशिश हुई। 2001 से पहले जो कोशिशें होती रही थी, रिजल्ट 12 दिसंबर को आज के दिन आया। साल था 1990, तारीख 12 दिसंबर की थी और 1990 में पाकिस्तान एंटार्क्टिका में तहकीकी मिशन रवाना करने वाला 37वां मुल्क आज के दिन बना। और इससे 2 बरस कबल यानी 1988 में गुलाम इसहाक खान पाकिस्तान के सदर आज के दिन मुंतखब हुए। तारीख 12 दिसंबर की थी। एक तवील फहरिस्त जिसमें से चंद अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रखना ज़रूरी था हिस्ट्री ऑफ द डे में, और इसके बाद खबरों की तरफ एक एक करके हम बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि मौजूदा सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है। सबसे पहले बात ना हम सिक्योरिटी की करते हैं, ना हम आपके सामने सियासत पर बात होती है, बल्कि मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। और कुछ दिनों के बाद हो सकता है थोड़ी सी राहत हो, लेकिन शुमाली भारत के अंदर शदीद ठंड का जो असर है या लहर है वो बरकरार है और इसका असर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। अगरचे लद्दाख के साथ साथ
पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों से भी ठंड और सुबह सुबह धुंध या घना कोहरा होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से मामूल की सरगर्मियां मुतासिर होती हैं। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहां एक बार फिर से पिछले 7-8 घंटों के दौरान रिकॉर्ड बने हैं। और 24 घंटा पहले जो रिकॉर्ड बना था, यानी सदतरीन मकामात में से एक मकाम श्रीनगर और सयाहती मकाम गुलमर्ग था, वो रिकॉर्ड्स टूटते चले जा रहे हैं। सबसे पहले कश्मीर और जम्मू की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मौसम पर बात। चलिए जनाब, सबसे पहले आपको मौसम के मिजाज से ज़रा अपडेट करते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको बाद में पता लगेगा कि सियासी पारे में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले जब मौसम के मिजाज की बात करते हैं तो एक बार फिर रिकॉर्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि श्रीनगर के अंदर एक और सर्दतरीन रात को रिकॉर्ड किया गया है। न सिर्फ श्रीनगर के अंदर बल्कि श्रीनगर के बाहर, चाहे वो शुमाली कश्मीर हो या जनूबी कश्मीर हो, वहां से भी इतलात इसी तरीके की है कि यकबस्त हवाएं रात भर चलती रही, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी हुई है। वादी में कड़ाके की शबाना सर्दी जारी है और श्रीनगर में पारा -4 से भी नीचे चला गया है एक बार फिर, और एक और सर्दतरीन रात को जो है वो दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज मतला अबर आलूद वादी के अंदर रह सकता है, लेकिन बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की दोबारा बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक कुछ मकामात पर हल्की बारिशें हो सकती हैं और कुछ मकामात पर यानी बालाई इलाकों के अंदर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड हो सकती है आज पूरे दिन के अंदर, क्योंकि हल्का सा मगरिबी हवाओं का असर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आज मैदानी इलाकों के अंदर श्रीनगर शहर और मैदानी इलाकों मज़ाफ़ात के अंदर आपको मतला बरालूद दिखेगा। थोड़ी बहुत राहत कल के मुकाबले में आज आपको नजर आएगी, लेकिन जब आप पहाड़ों की ओर देखेंगे यानी पहाड़ी इलाकों की ओर देखेंगे, पुंछ अपना शुपियां के बालाई इलाकों की ओर देखेंगे, गुलमर्ग के बालाई इलाकों की ओर देखेंगे, कुपवाड़ा के बालाई इलाकों की ओर देखेंगे, तो इतलात के मुताबिक वहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान और बर्फबारी का इम्कान आज है। श्रीनगर के अंदर जो मरकजी दारुल खिलाफा है वहां पर दर्जे हरारत लगभग कल के जैसा ही था, 4.9 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरीके से काजीगुंड जो गेटवे ऑफ कश्मीर माना जा रहा है, यहाँ पर भी सर्दी की शिद्दत जो थी वो रात भर देखने को मिली है। गुलमर्ग जो सयाहती मकाम दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर खचाखच भरा रहता है, क्योंकि सफ़ेद चादर जो वहाँ पर बर्फ़ की होती है उसको देखने के लिए, और फिर स्कीयर्स और फिर खेल शायकीन वहाँ पर जाया करते हैं, उसको वहाँ पर भी रात भर कड़ाके की ठंड रही है। पहलगाम के अंदर भी दर्जा हरारत -4.7 तक रिकॉर्ड किया गया है। कुपवाड़ा के बालाई इलाकों के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की है। कोकरनाग और दीगर इलाकों से भी इतलात जो है वो इसी तरीके की बनी हुई है। ताहम आज महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक मतला बरालूद शहर के अंदर जरूर रह सकता है, लेकिन बालाई और बालाई इलाकों के अंदर दरमियाना दर्जे की बारिशें और हल्की बर्फबारी का इम्कान एक बार फिर होगा। यानी कल सुबह जब आपकी आंख खुलेगी, जब आप इर्द गिर्द के पहाड़ों पर नजर डालेंगे तो इस तरीके का मंजर आपको दोबारा से दिखेगा, जहां पर ठंड भी होगी और बर्फबारी जो बर्फ पड़ी होगी उसके नज़ारे भी आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो ये तो थी जनाब मौसम के मिजाज की बात, लेकिन मौसम का असर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी नहीं है। बिल्कुल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की रफ्तार जारी है, और श्रीनगर एयरपोर्ट से भी इतलात ये है कि धुंध अगर सुबह जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन उससे मामूलाती परवाजों की जो मामूल है उस पर किसी तरीके का असर नहीं पड़ रहा है, और मामूल के मुताबिक श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी इस वक्त ट्रैफिक रवान दवा है। तो कुल मिलाकर सूरत हाल मौसम के मिजाज की आपके सामने हमने रख दी है। अब जरा आते हैं आगे और बड़ी खबर से आगाज करते हैं और बात करते हैं वजीर दाखिला अमित शाह की। वजीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आया है, और यह बयान न सिर्फ इलाहिदगी पसंद खीमे तक पहुंचने की कोशिश है, बल्कि सूरत हाल किस तरीके से आगे बनेगी उस हवाले से भी इंतहाई अहम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी नौजवानों को हथियार छोड़ने का वजीर दाखिला की अपील, कहा कि सरेंडर करें और खुद सुपुर्दगी करने के साथ साथ कौमी दायरे में आए। दाखिला वजीर ने
एक बार फिर कश्मीरी नौजवान जिनके हाथ में बंदूक है उनसे बात मुखातिब होते हुए कहा कि वो हथियार छोड़कर कौमी दायरे में आए। न सिर्फ इतना बल्कि आगे दाखिला वजीर ने आने वाले दिनों की सियासी सूरत हाल से भी गुफ्तगू की और ये भी साफ किया कि आने वाले दिनों में अब नौकरियां संगबाजों को नहीं दी जाएगी, यानी जो लोग संगबाजी में मुलविस है, इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी को चलाने में किसी भी तरीके से मदद मुआवनत फराहम करते हैं, उनके लिए सरकारी मुराद और सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। दाखिला वजीर का बड़ा बयान सामने आया है और साफ कर दिया है कि 2024 के अंदर इंतहा पसंदी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर खात्मा करना होगा और इस ज़िम्मन में एक बड़े हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर मजीद जेल खानों की तामीर हो रही है और उन जेल खानों के ऊपर 130 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। पहली बार 30 साल के वक्फे के बाद श्रीनगर के अंदर मुहर्रमुल हराम का जुलूस बरामद हुआ जो पुरअमन इख्तिताम पजीर हुआ, जो इस बात की दलील है कि वजीर आज़म की सरबराही में जो हुकूमत चल रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस तरीके से इक़दाम उठा रहे हैं वो तरक्की और खुशहाली की ओर गामजन है। दाखिला वजीर का बड़ा दावा यह है कि हालात बदल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की अक्कासी भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी अक्कासी की है। 10,000 से ज्यादा होम स्टेज बनाए गए हैं ताकि यूनियन टेरिटरी के अंदर दहशतगर्दी से नहीं बल्कि सयाहत से दोबारा अपना मकाम हासिल हो। दाखिला वजीर का बड़ा बयान कि अब संगबाजों को नौकरी नहीं मिलेगी, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ चलाने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इंतहा पसंदी जिनके हाथ में बंदूक है और कश्मीरी नौजवान है वो बंदूक को तर्क करके सरेंडर करके कौमी दायरे में आए। बड़ा बयान दाखिला वजीर की तरफ से रात देर दिया गया है। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि कई लोगों की नौकरियां खत्म की जा रही हैं, उनको कैसे निकाला जाता, तो उस पर भी जवाब आया कि अगर न सिर्फ किसी फैमिली का कोई बंदा अगर माजी में भी कोई स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व रहा है तो आगे जाकर भी नौकरी के दरवाजे उसके लिए बंद हैं, लेकिन अगर कोई सिस्टम का हिस्सा बन करके एक ये जो टेरर इकोसिस्टम का जिसको नाम दिया गया है इस दरमियान कोई काम कर रहा है और सरकारी मुलाजमत उसके पास है, सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, तो तहकीकात चल रही है। और उन्होंने कहा कि सर्विस रूल जो कंडक्ट किए जाते थे उसमें हमने जो बाख्तियार अथॉरिटीज़ हैं वो फैसला ले सकती है कि किसी की नौकरी सही है या नहीं है। मजाज अथॉरिटी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और बिना किसी तहकीक के, जो आप आर्टिकल 311 के तहत देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कई मुलाजमीन को बरतरफ अब तक किया गया। वज़ीर दाखिला की ये बात भी सुनाएंगे, लेकिन साथ साथ जेलों के मुतल्लिक और ये क्लियर उन्होंने कर दिया एक बार फिर से इस मिलिटेंसी के मुकम्मल खात्मे के लिए या जो टेररिज्म का ये जो इकोसिस्टम पूरा बना है इसके खिलाफ कार्रवाई हम जिस हिसाब से सरहदों पर कर रहे हैं उस हिसाब से शहरों के अंदर भी, और उसमें NIA SIA की तरफ से तहकीकात और पिछले सिस्टम को या सरकार को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि जब SIA NIA की तर्ज पर काम कर सकती थी, इतने बड़े केसेस हमारे पास थे, करोड़ों रुपए की जायदाद कई लोगों के पास गैरकानूनी तौर पर थी, बैंकों के अंदर पैसा मौजूद था जो जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो इसकी जरूरत क्यों महसूस नहीं की गई। 6 बड़ी बातें जो कि राज्यसभा के अंदर कुछ सवालों के जवाब भी बताइए जरा फटाफट से प्ले कीजिएगा। दाखिला वजीर साहब क्या कुछ कह चुके हैं, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का है और मामला सियासत से भी जुड़ा हुआ। दाखिला वजीर को फटाफट से सुनते हैं और उसके बाद एक और बड़ी खबर पर आते हैं। तिरंगा फहराने के लिए भारत के हिस्से पर सेना को दखल करना पड़ता था, वही लाल चौक में 26 जनवरी को घर घर तिरंगा फहरा गया। मान्यवर कहते हैं क्या परिवर्तन आया है। 30 साल से थिएटर बंद थे, थिएटर नहीं चलते थे कश्मीर में। क्यों नहीं चलते थे मैं इसकी मीमांसा में नहीं जाना, परंतु आज कश्मीर में 3 थिएटर चालू हो गए हैं और 18 थिएटर घाटी में खुलने के कगार पर हैं और कई लोगों ने लोन का एप्लीकेशन किया। मान्यवर शूटिंग नहीं होता था, 21 से अब तक 24 तक 100 शूटिंग हो चुके हैं मान्यवर, 100 शूटिंग हो चुके हैं मान्यवर। ये सब कहेंगे, इसको भी धर्म के चश्मे से देखेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कि मुहर्रम का जुलूस भी 30 साल तक नहीं निकला था, अभी नरेंद्र मोदी सरकार के सफर में है, क्योंकि हमने निर्णय किया है जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे
संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। ये स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों ये विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं? वो लोग डरे हैं क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, हमने तय किया है कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तापित होता है कि किसी का परिवार का व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो नौकरी में है तो भी उसको डिसमिस करने के सर्विस रूल्स हमने बनाए। मान्यवर, जेल अड्डा बनकर पड़ी रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने जेलों के अंदर जैमर लगाकर सख्ती लगाने का काम किया है और 105 करोड़ की लागत से एक नई जेल बन रही है जो सिर्फ टेररिस्टों के लिए बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो जेल की सुरक्षा कोई भेद नहीं पाएगा और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान नहीं देगा। मान्यवर, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका। गुर्जरों को जो फायदा मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ट्राइबल के सारे फायदे एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों के रिजर्वेशन में जितने भी फायदे गुर्जर भाइयों को मिल रहे हैं, पहाड़ियों को मिल रहे हैं, वो पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वो उसके अलावे मिलेगा। एक भी नौकरी ना खत्म होगी, ना एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी। पूरा का पूरा अधिकार आपका भी रहेगा, उनका भी। टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही, इस पर आक्रामक कार्यवाही करी, ऐसा नहीं है। हमने टेररिज्म की इको सिस्टम को खत्म करने का काम किया। जो टेररिज्म को फाइनेंस करते थे उन पर भी काम किया है। एनआईए द्वारा टेरर फाइनेंस के केस 32 रजिस्टर किए गए 2014 के पहले एक भी केस। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस के केस 51 रजिस्टर किए। पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। और मान्यवर, 229 टेरर फाइनेंस केस में अरेस्ट हुई है। 150 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है, 57 प्रॉपर्टी सीज हुई है और एसआईए द्वारा 134 बैंक अकाउंट में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रकम को फ्रीज करने का काम नरेंद्र मोदी। मैं यूपीए शासनकाल की बात करना चाहता हूं। 2004 से 14 जब सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार थी, कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुई थी और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई है। ये 10 साल। अब सुन लीजिए, बाद में मुद्दा खड़ा करिए खड़गे जी। 70% की कमी हुई है मान्यवर, 70% की कमी हुई और उसमें धारा 370 हटाने के बाद केवल और केवल 4 साल ही गए। सिक्योरिटी फोर्स और नागरिक टोटल 2829, करीब 3,2900 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। अब अमित शाह बात कर रहे थे और बड़ी बातें उनकी आपने सुनी कि जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक ये सारी बातें उस वक्त कही जा रही थी जब राज्यसभा के अंदर सवाल भी उनसे पूछे जा रहे थे और 2 अहम बिलें जो जम्मू कश्मीर से मुंसलिक हैं वो पेश भी की गई थी। लेकिन उन बिलों पर जरा और बात करते हैं और राज्यसभा के अंदर मजीद क्या कार्रवाई हुई है। अहम खबर यह है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर भी उतना हंगामा तो नहीं हुआ
लेकिन दो अहम बिलें पास हो गई हैं। एक रिजर्वेशन से मुतल्लिक, जिसमें आपको याद है कि जिसमें ओबीसीज का मसला था, जिसमें उनको मुल्क के बाकी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, बड़े इदारों में तालीम के हवाले से या फिर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज और कश्मीरी पंडितों के हवाले से 3 दिन पहले जिस बिल को लोकसभा के अंदर यानी ऐवान के अंदर जब हुकूमत के सामने कई सवालात भी खड़े हुए थे, इसके बावजूद भी शोर शराबे और हंगामे के बीच पास कर दिया गया था। इस बिल को अब हरी झंडी राज्यसभा से मिल गई है। ये दोनों बिल, जिसमें जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023, ये 2 बिल थे। एक तो ये जिसमें हुकूमत ये मानती रही है कि ऐसे तबके जिनको बरसों तक उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया, उनको हुकूक मिलेंगे, जिसमें कश्मीरी पंडित और मगरबी पाकिस्तान से आने वाले वो लोग जो 47 के बाद मुख्तलिफ हिस्से छोड़कर आए, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखुसूस जम्मू सूबे के ज़्यादातर इलाकों में रहते हैं, उन लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की बात हो रही थी। हालांकि उन्होंने नाराज़गी भी इस मसले पर ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जाहिर की, लेकिन लोकसभा के कार्रवाई के बाद राज्यसभा के अंदर भी इस बिल को मंजूरी ऐवान की तरफ से दे दी गई है। दूसरी, जिसमें आप जानते हैं कि मुख्तलिफ तबके, जिसमें पूरी तरीके से एक जिसको अदर बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता था, उसकी पूरी थियोरी सरकार की तरफ से पूरी उसकी डेफिनेशन ही तब्दील की गई और कहा गया कि तमाम लोग जो भी रिजर्वेशन के दायरे में आ सकते हैं या आते हैं, उन तमाम लोगों को न सिर्फ ओबीसी कहा जाए बल्कि मुख्तलिफ बिल, जिनमें रिजर्वेशन बिल मुल्क के बाकी हिस्सों में जिस तरीके से फवायद मिलते हैं वो जम्मू कश्मीर के उन शहरियों को भी मिलने चाहिए। तो इसमें डायरेक्टली ओबीसीज भी शामिल हो गए। इस तरीके से वो बिल भी जो लोकसभा में ऑलरेडी 3 दिन पहले पास हुआ था, राज्यसभा के अंदर पास हो गया। रही 2 बिलों की बात, जिसमें स्केड्यूल ट्राइब की बात है, स्केड्यूल कास्ट की बात है, जो 2 बिलों की बात की, जिसमें वज़ीर दाखिला ने देर रात गए जब वो ऐवान में जवाब दे रहे थे तो कहा ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से वो 2 बिलें भी पेश की जाएंगी। ये 2 बिलें पेश हो गई हैं। अब सदर हिंद जैसे ही इन पर दस्तखत करेंगे तो इनका नफाज अमल में लाया जाएगा, लेकिन अब बाकी 2 बिलों का इंतजार है और 22 दिसंबर से पहले किसी भी वक्त वो 2 बिलें भी ट्राइबल डिपार्टमेंट पेश कर सकता है। कुल मिलाकर देखें तो एक तो कश्मीरी पंडितों की जो माइग्रेंट पंडित्स हैं और पीओजे के रिफ्यूजीज़ की पॉलिटिकल रिजर्वेशन यानी असेंबली के अंदर उनकी नॉमिनेशन के लिए रास्ता हमवार हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा से मसवदा कानून पास हो गया है। सदर हिंद के दस्तखत के बाद इसे नाफिजुल अमल किया जाएगा और फिर ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को भी कल हरी झंडी दे दी गई है लोकसभा से। और कल ये अहम तरीन 2 मसवदे कानून जो है जो पेश किए गए थे दाखिला वजीर की तरफ से, लोकसभा राज्यसभा के अंदर नोक झोंक और तीखी बहस के बाद इन्हें पास कर दिया गया है। बात ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात जब लोकसभा राज्यसभा की हो रही है तो आसिफ रशीद आपको एक और ख़बर से भी बाखबर करेंगे कि जनूबी कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी साहब का बयान आया है और हसनैन मसूदी का मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी तो उरूज पर है, लेकिन इसमें जो हुकूमती सतह पर काम करना है वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। और मामला उन नौजवानों का है जिन्हें डेली वेजेस कह रहे हैं और ऐवान में कल इस मामले को उठाया गया है। लोकसभा के अंदर इस बात पर बहस हो रही थी कि जम्मू कश्मीर में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर 60,000 से ज़्यादा आर्जी मुलाजमीन काम करते हैं, जिनके मसले पर 2 सवाल पूछे गए और एक तो रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी की तरफ से मांग की गई कि ये जो आर्जी मुलाजमीन हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं, कुछ 3,000 पे कुछ 5,000 पे, उन लोगों को फौरी तौर पर मुस्तकिल करने के लिए हुकूमत इकदामात उठाए। इसमें 4-5 लोगों का नाम गिनकर उन्होंने बताया, एक जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड वर्कर्स जो कहलाते हैं, कॉलेज डेवलपमेंट फंड वर्कर्स, इसके अलावा कंटिजेंट पेड वर्कर्स, सीजनल टीचर्स जो 5-5, 6-6 महीने काम करते हैं, उनकी सैलरीज बढ़ाने की बात और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने के अलावा कहा कि अस्पतालों में सिर्फ 40% अमला है, जिसकी वजह से हम आज के वक्त में भी तिब्बी साजो सामान तो दे रहे हैं लेकिन वहां पर चलाने वाला कोई नहीं है और तकरीबन हर अस्पताल के अंदर ऐसी मुश्किलात हैं जो इसी प्रोग्राम के जरिए आपको कई बार हमने बताई है। लेकिन हसनैन मसूदी ने मजीद कुछ मुतालबात रखे, फटाफट से उनकी बात सुनिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर के तलबा की भी बात करेंगे। तो जनाब जम्मू कश्मीर को 61,000 के करीब डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड वर्कर्स, कॉलेज डेवलपमेंट फंड वर्कर्स, कंटिजेंट पेड वर्कर्स और बाकी सीजनल टीचर्स, जब ऐसे ही बाकी जो वर्कर्स हैं वो अपनी रेगुलराइजेशन का कई साल से इंतजार कर रहे हैं। जनाब अब रेगुलराइजेशन तो दरकिनार, जनाब उनको मिनिमम वेजेस नहीं दी जा रही हैं। अब हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में जनाब 3,000 रुपए का, मात्र 3,000 रुपए के जो वेजेस हैं वो 1 महीने में दिए जा रहे हैं और वो भी कई महीनों के बाद। तो सारे जो ये सारी जो मुलाजमीन है ये बड़ी परेशानी का शिकार है।
तो होना ये चाहिए था कि रेगुलराइजेशन के लिए कोई फौरी इकदाम किए जाए ताकि ये जो इनकी फैमिलीज है, जो जिनका निर्भर इन पर है और जो उनके बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनका कोई रिलीफ मिलता। लेकिन एक जो गैर जवाबदेह इंतजामिया है वहां पर एक लोग थे जो 60,000 टेम्परेरी और आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली की मांग लोकसभा के अंदर कर रहे थे आवाज़ हसनैन मसूदी साहब की। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा तलबा की करते हैं और उन तलबा की करते हैं जो बैरून रियासत तालीम हासिल कर रहे हैं। और राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मेवात यूनिवर्सिटी का मामला एक बार फिर आज सुर्खियों के अंदर बना हुआ है। मेवात यूनिवर्सिटी, आपको याद होगा कि क्रिकेट मैच, फाइनल मैच के दौरान सुर्खियों में आया था, जिस दौरान कुछ लड़कों पर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन अब खबर यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कॉलेज इंतजामिया ने मजीद कार्रवाई की है। 9 कश्मीरी तलबा को जहां मेवात यूनिवर्सिटी के अंदर एक एफआईआर के तहत नामजद किया गया है और अब मेवात यूनिवर्सिटी ने उन 9 तलबा इल्मों को सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंशन के साथ साथ इंक्वायरी के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। एफआईआर की कॉपी आपके टीवी चैनल पर है। 9 कश्मीरी तलबा जो मेवात यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर ज़ेर तालीम है, उन पर ये इल्ज़ाम है कि गुज़श्ता दिनों जो क्रिकेट मैच हुआ था T20 का, उसमें जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर वहाँ पर आई थी, उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें उनका नाम सामने आया और अब कॉलेज इंतज़ामिया ने मज़ीद कार्रवाई करते हुए इन तलबा को फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंशन के साथ साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी कार्रवाई जो है वो तेज़ी के साथ की जा रही है। जहाँ एक तरफ से इंतज़ामिया ने एफआईआर की है, मेवात यूनिवर्सिटी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, वहीं पर तलबा का मानना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है ये कानून और आइन के खिलाफ हो रही है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अदालत का दरवाज़ा भी इस सिलसिले में खटखटाया था। मेवात यूनिवर्सिटी की तरफ से किए गए इकदाम को स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से अफसोसनाक करार दिया गया है। तो बड़ी खबर कि एफआईआर के बाद अब सस्पेंशन का नोटिस भी जारी कर दिया गया है उन 9 तलबे इल्मों के खिलाफ जिनका ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। और गुज़श्ता दिनों एक स्कफल वहाँ पर हुई थी, एक लड़ाई आपस में तू में हुई थी, जिसके बाद मामला एफआईआर तक चला गया और अब मेवात यूनिवर्सिटी ने मज़ीद कार्रवाई भी इस सिलसिले में कर दी है। फटाफट से बढ़ते हैं आगे। ये तो मेवात यूनिवर्सिटी की बात थी, जरा यूनिवर्सिटियों की बात हो रही है तो एक और बड़ी खबर से भी आपको बाखबर करें कि जेएनयू जो हमेशा सुर्खियों में रहता है अपनी करिकुलम एक्टिविटीज़ की वजह से, लेकिन अब एक नज़्म व ज़ब्त बनाया गया है और एक तरतीब दे दी गई है कि कौन से तलबा कहाँ पर बैठ सकते हैं, किस तरीके का एहतजाज हो सकता है, कौन से नारे लग सकते हैं। और आज तक जिस तरीके से जेएनयू के अंदर एक सोच उभर कर सामने आ रही थी कि वो हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में सबसे ज़्यादा मुलविस रहते हैं, अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जेएनयू इंतज़ामिया ने कवायद ज़वाबित को तहरीर कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर कैंपस के अंदर कैसे रहा जाएगा, किस तरीके से एहतजाज किया जाएगा, उसको लेकर डू एंड डोंट्स की एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी है। और मुल्क मुखालिफ नाराबाजी, मुल्क मुखालिफ नाराबाजी, धरने और मशाल जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चीफ प्रॉक्टर जेएनयू की तरफ से ये तमाम तर कवानीन और डिसिप्लिन के रूल जो है वो जारी कर दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर। जहां एक तरफ से ये कानूनों को तहरीर किया गया है, वहीं पर जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने इस नए फरमान को तानाशाही करार दिया है और कहा कि ये तलबा की आज़ादी पर शबखून है। जेएनयू की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर इस तरीके की कार्रवाई करते हुए कोई भी फर्द पकड़ा गया तो उसके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना भी आयद होगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। न तो हंगर स्ट्राइक होगी, न धरने होंगे और ना ही इस तरीके की कोई मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां वहां पर होंगी। ड्रामे प्लेस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है जो हुकूमती सतह पर अक्सर वहां पर किया जाता था। माना जा रहा है कि लेफ्टिस्ट सोच वहां पर उभर रही है जिसकी वजह से मुल्क की सलामती के लिए भी खतरा होगा, इस तरीके की बातें आ रही थी। लेकिन फाइनली जेएनयू ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और तलबा तंजीमों पर शिकंजा कसने के लिए एक नए कानून को मुतारिफ कराया और प्रॉक्टर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह कानून जारी कर दिया गया है।
अब तलबा के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। एहतिजाज आपने देखा है कि कहानी कहां से कहां तक पहुंची थी। कई तलबा को जेल हुई, जिसमें हमने देखा उमर खालिद तक बात जाकर पहुंची। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो हुआ, जेएनयू के अंदर जो कुछ हुआ, फिर तलबा ने, जिनमें शहला रशीद उस वक्त शामिल थी जो यूनियन की साथ वाबस्तगी थी, फिर उसके बाद हमने देखा कन्हैया कुमार। ये सारे ऐसे केसेस थे जो कई तलबा के सामने हैं और एक मिसाल के तौर पर इन बच्चों को, कई लोगों का करियर बर्बाद हुआ। तो वो सिचुएशन ना बने दोबारा, इसके लिए पहले से कवायद व ज़वाबित वाज़े कर दिए गए हैं, ताकि कोई अगर एहतिजाज में जाता है तो इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कोई अगर पोस्टर तैयार करता उस पर कितना जुर्माना होगा, कोई नारेबाजी करता उस पर कितना होगा, और जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहा होगा वो सबसे मेन एक्यूज एक तरह से इन एहतिजाजों के दौरान। इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात है कि आपने प्रेयर, जैसे पहले भी परमिशंस लिए जाते थे, परमिशन लेनी है, लेकिन पोस्टर, स्लोगन्स और गाने जो आप गाएंगे उसके बारे में भी अब आपने बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया को पेशगी इत्तला देनी होगी। अब चलते हैं जी आगे। ये तो बात थी जनाब तलबा की, क्योंकि बैक टू बैक दो बड़ी खबरें आ रही थी तलबा के हवाले से, लेकिन मामला जरा 370 और 35A का भी है, जिसको लेकर कल एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और कल हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप किस तरीके से इस पर रद्द-ए-अमल कर रही थी। उमर का रात देर गए का बयान, महबूबा का बयान सामने आया, लेकिन बड़ी बात यह कि लद्दाख यूटी का हुकूमती फैसला भी सही है, यानी लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना मरकजी हुकूमत का फैसला सही है। कल ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जहां कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वाजिया कर दी, वहीं पर जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख की सियासी सूरत हाल भी उभरती हुई सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख के अंदर भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जहां कल हम देख रहे थे कि मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा था, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर लद्दाख की सियासी क़यादत के अंदर भी चिमेगोइयां तेज हुई है। जहां एक तरफ से मरकजी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए गए हैं और लद्दाख की लीडरशिप लगातार मुज़ाकरात कर रही है, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरीके से वेट कर दिया मरकज के फैसले को कि यूनियन टेरिटरी बनाना सही फैसला था और इस सिलसिले में कई बेहतर इकदाम भी किए गए हैं, उसके बाद सियासी चिमेगोइयां लद्दाख के अंदर जारी हैं। सीधे हम लद्दाख चलने की कोशिश करेंगे, जहां से हमारे साथ सज्जाद करगिली मारूफ तजिया निगार भी है और KDA के रुकन भी है, उस हाई पावर कमेटी के रुकन भी है जो मरकजी वजारत दाखिला के साथ मुज़ाकरात के अंदर मशगूल है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद करगिली साहब ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर को लेकर कल का दिन जिस तरीके का था उस पर पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपनी बात तो ज़रूर रखी है, नाराज़गी दिखी और जदोजहद को आगे बढ़ाने की बात भी कही, लेकिन लद्दाख को लेकर जो सिंगल पॉइंट सामने आया कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनना भी सही फैसला था और मरकज के दायरे इख्तियार में यह फैसला था और सही सिमत में सही कदम है। लद्दाख की लीडरशिप भी अब मखमसे का शिकार। इसके बाद सज्जाद साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सज्जाद साहब। जवाहर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो फैसला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये मुतमईन बख्श फैसला नहीं था हमारी नजर में, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 370 के फैसले में है, क्योंकि जिस माहौल में, जिन हालात में ये जो 370 को एब्रोगेट किया गया था, वो हालात ऐसे थे जब पूरा कश्मीर वैली बंद रखा गया, पूरी लीडरशिप को बंद करके, और एक फैसला जो है जबरदस्ती थोपा गया जम्मू कश्मीर के अवाम पे, लद्दाख के अवाम पे। ठीक है, अगर बहुत सारे लोग इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि इस 370 को एब्रोगेट किया जाना चाहिए, बहुत सारे लोग, एक तबका ये भी था लद्दाख में कि 370 जो है वो खत्म करके लद्दाख को यूटी बनाना चाहिए, लेकिन जो फैसला जिन हालात में लिया गया, जिस तरीके की सिचुएशन कि वो किसी भी कतई तौर पर जमहूरी सिचुएशन नहीं थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला दिया है उसमें लद्दाख को लेकर के सिर्फ एक लाइन का फैसला है कि लद्दाख एज ए यूटी रहेगी। लेकिन अब ये देखना है कि क्या पार्लियामेंट जो है वो असेंबली को दरकिनार करके फैसला थोप सकती है, और अगर ये एक प्रेसिडेंट, ये एक तर्ज अमल अगर एक मिसाल बन जाती है, तो कल को यही चीज दूसरी रियासतों में भी
आपको देखने को मिल सकती है आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब दूसरी कोई जमात बरसर इख्तिदार आएगी, सॉलिड मेजोरिटी के साथ आएगी, और तो फिर वो भी ऐसे ही हथकंडे अपना सकती है कि किसी दूसरी रियासत को जब मन चाहे, जब मर्जी चाहे, उसको रियासत से उसका दर्जा घटा करके उसको ठीक है जी, ये तो अब डिबेट ही खत्म हो गई ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना। आप देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप क्या पिटीशन लेकर दोबारा कोर्ट जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लद्दाख को लेकर भी एक फैसला कल इशारों में नहीं बल्कि वाजिया तौर पर कहा गया कि मरकज का ये फैसला सही था जी, और सही सिमत में सही डायरेक्शन। एक तरफ से आप मज़ाकरात कर रहे हैं दिल्ली के साथ और स्टेटहुड और फिर 6 शेड्यूल गारंटियां मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने जो ठप्पा लगा दिया है, क्या उस मुज़ाकरात पर कोई असर पड़ सकता है इस फैसले के बाद? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी जिद्दोजहद बिल्कुल एक अलग ट्रैक पे चल रही है, जिसमें पूरी लद्दाख की लीडरशिप मुत्तहिद है। हम स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। इससे पहले जो है, आपको मालूम है, तेलंगाना के लिए स्टेटहुड की डिमांड के लिए एक मुहिम चली। बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसी रियासतें हैं जहां रियासत के जी उसूल के लिए लोगों ने जिद्दोजहद की। तो ये एक डिफरेंट केस है। ऐसा केस जैसे कह सकते हैं कि जैसे 6 शेड्यूल की डिमांड है, ये एक डिफरेंट डिमांड है जो हिंदुस्तान के दीगर बहुत सारी रियासतों में है। ये स्पेशल स्टेटस की तरह ही है। अगर स्पेशल स्टेटस के होते हुए भी हम 6 शेड्यूल की डिमांड करते तो भी ये जायज डिमांड होती, क्योंकि हमारा रीजन पूरा का पूरा ट्राइबल रीजन है। इसलिए ये जो 6 शेड्यूल की डिमांड है, ये बिल्कुल डिफरेंट डिमांड है, और इसका जो है वो कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी नहीं है। ये लद्दाखियों की जनरल डिमांड है, और पार्लियामेंट की जो कमेटी है इसने बाकायदा ऑलरेडी उसने इसको रिकमेंड भी किया है हुकूमत को कि लद्दाख को 6 शेड्यूल। कुल मिलाकर देखा जाए जो कल लोकसभा के जो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात सामने रखी है, उससे और आपकी जो मुज़ाकरात दिल्ली के साथ चल रही है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी टीम और जो पूरा लीडरशिप है वो लगातार अपनी बात को सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और आप पर उम्मीद है कि 6 शेड्यूल और दीगर मामलों को लेकर जो गुफ्तगू चल रही है वो एक मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी। गौहर साहब, ये है, देखिए, जो आर्टिकल 370 और स्टेटहुड का मसला सुप्रीम कोर्ट में था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वो मसला था रियासत जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मसला। यानी स्टेटहुड की बहाली का भी होता तो रियासत जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को इंजमाम करके फिर स्टेटहुड बहाली की का मसला था। इस वक्त जो हमारी डिमांड है वो बिल्कुल अलग है। हम विद इन लद्दाख के अंदर स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। हम वहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब इन तमाम चीजों को थॉरोली एग्जामाइन करेगी तो किसी भी तरीके से ये कहेगी कि भाई लद्दाख की ये जो डिमांड्स है ये जायज नहीं है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है इस वक्त, और ये मसला कोर्ट में भी नहीं है, ये भारत सरकार के साथ है, और हमारा जो हाई पावर्ड कमेटी के साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही है। हमको उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग इसको परस्यू कर रहे हैं यूनाइटेडली और वन वॉइस होके, मुझे लगता है कि हुकूमत को भी इस मसले को संजीदगी से लेना चाहिए। लद्दाख के तमाम लोगों के एस्पिरेशंस को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख को लेजिस्लेचर पावर्स जो खासकर स्टेटहुड की शक्ल में और 6 शेड्यूल जो हमारे सेफगार्ड्स है 6 शेड्यूल की शक्ल में हमें मिले, ताकि लद्दाख की जमीनों का, एनवायरमेंट का, के लोगों की रिप्रेजेंटेशन को तहफ़्फ़ुज़ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद करगिली साहब, रुकन केडीए हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि ये अलग अलग 2 मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक एक आराज रखी है और लद्दाख को लेकर बात रखी है, लेकिन जो उनकी जदोजहद है, पॉलिटिकल जदोजहद है, जिसको लेकर वो मुज़ाकरात कर रहे हैं दिल्ली के साथ, वो कंटिन्यू चलेंगे जी। और उसमें 6 शेड्यूल से लेकर स्टेटहुड और दीगर मामले हैं जो बुनियादी सतह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लद्दाख के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। इंतखाबात का आपको इंतजार है, लेकिन इंतखाबात के बीच की कहानी है क्या, बताएंगे आपको, क्योंकि एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से। फिर आगे बढ़ते हुए कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर रियासती इंतजामिया क्यों मुतहरिक हो रही है, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।